अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब। मैं हूं इस्माइल करखी। किसानों के सिलसिले में हमने अपनी आखिरी वीडियो में बहुत सी अहम बातों पर गुफ्तगू की थी। हमने आपको बताया था कि किसानों को क्या ख़तरात लाहक हैं और ये जो नया कानून आया है वो किस तरह से किसानों के ख़िलाफ़ है और उन पर एक जुल्म है। हमने अपनी उस वीडियो में और भी इस सिलसिले में बहुत सारी बातें की थी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इस्लाम में किसानों की फजीलत क्या है, बनाए गए कानून से किसे फ़ायदा पहुँचेगा और किस तरह पहुँचेगा। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की है, लेकिन इस वीडियो में मीडिया के नामुनासिब रवैये पर हम बात करेंगे। किसानों की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान ईमान के साथ अच्छी नीयत को लेकर कोई पौधा उगाता है या खेती करता है और उससे कोई इंसान या जानवर अपनी रोज़ी खाता है, उससे अपना रिज्क लेता है, या कोई आफत किसान की फसल को बर्बाद कर देती है, तो वो सब किसान के हक़ में सवाब लिखा जाता है। किसान को अपनी अच्छी नीयत का बदला ज़रूर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि अपनी ज़मीनों को बेकार और ख़ाली ना छोड़ें। अगर किसी को अल्लाह ने ज़मीन दी हुई है तो इसे इस्तेमाल में लाएं और इस पर खेती बाड़ी करें, और अगर खुद ना कर सके तो किसी भाई को दे दें ताकि वो इस पर खेती बाड़ी करे। एक हदीस में है कि किसान अपने रब के साथ तिजारत करता है, यानी जो किसान इंसानियत की खिदमत की नीयत से खेती करे, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स अल्लाह से बिजनेस करे। अब अगर उसकी फसल ख़राब हो जाती है या उसे नुकसान होता है तो अल्लाह ताला उसको अजर सवाब देता है, और अगर उसे मुनाफा हुआ तो भी उसे उसकी मेहनत और नियत पर सवाब मिलता है। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम्हारे हाथ में कोई पेड़ या पौधा हो, अगर तुम इस पौधे को लगा सकते हो तो लगा दो, इससे तुमको अजर सवाब मिलेगा। इनके अलावा और बहुत सारी रिवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि किसानों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। पहले तो किसान बरसात में भीग भीग कर बीज बोता है और फिर दिन भर कड़ी धूप में वो जलता रहता है। सख्त सर्दियों में भी वो रात रात भर फसल की हिफाजत करता है और फिर फसल तैयार हो जाए तो काट कर इंसानों के रिज्क का इंतज़ाम करता है। अब अगर उन्हें परेशान किया जाए और उन्हें धोखा दिया जाए तो ये नहायत जालिमाना सलूक है जिसे इंसानियत कभी कबूल नहीं कर सकती। याद रहे, हिंदुस्तान में पास किए गए कानून जो अभी किसानों से रिलेटेड हैं, उन्हें लेकर भारत में कुछ लोग सरकार के इस फैसले के हक में हैं और उनका मानना है कि ये बिल किसानों को राहत पहुंचाएगा, जबकि बहुत से लोग इसे किसान विरोधी कानून के रूप में देखते हैं। इसीलिए सरकार के इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन जारी है। यहाँ तक कि कनाडा के राष्ट्रपति और उनके अलावा बहुत से लोगों ने इस पर अफसोस जाहिर किया। फिल्म मेकर्स और क्रिकेटर ने भी दिल्ली में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस जाहिर किया। 1 दिसंबर को सरकारी एहलकारों और किसानों के दरमियान 3.5 घंटों तक मीटिंग जारी रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसी तरह 3 दिसंबर को 7.5 घंटों तक की मीटिंग के बाद भी रिजल्ट 0 ही रहा। इस दौरान किसानों की तरफ से आए हुए लीडरों को सरकार ने खाना और चाय वगैरह पेश किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो लंगर में बना हुआ खाना और वहीं की बनी हुई चाय पियेंगे। लिहाजा जब लंगर का खाना पहुंचा तो उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया और अपने उन भाइयों को पैगाम दिया, उन किसान भाइयों को पैगाम दिया जो कि कड़ी सर्दी में सड़कों पर बैठकर खा रहे हैं, तो उन्हें ये पैगाम दिया कि वो भी इनके साथ हैं। अगली मीटिंग 5 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हंगामी मीटिंग तलब की जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा प्रवेश गोयल भी थे। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन खत्म कराया जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए, अपनी नीयत बताई जाए और उनका कन्फ्यूजन दूर किया जाए। यानी सरकार ने कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं की जिससे पता चल सके कि वो किसानों की मांग को पूरा करेंगे। याद रहे, किसानों के अलावा माहिरीन का भी यही मानना है कि ये कानून बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरी तरफ ये कानून सरकार को फ़ायदा पहुंचाएगा कि वो किसानों के मामले में जिम्मेदार नहीं होगी कि उनका सामान कितने रुपए में ख़रीदा जाए। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन अफसोस है कि जब कभी इस तरह का मामला पेश आता है तो मीडिया आवाम के खिलाफ नज़र आता है। इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हालांकि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के असल मसलों को उठाएं और सरकार को इस बात के लिए राज़ी करें कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। यकीनन हर हुकूमत कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम करती है। अपने किए गए अच्छे कामों को बताने के लिए पार्टियों के पास कई इदारे होते हैं जिन पर हज़ारों करोड़ खर्च किए जाते हैं,
لیکن سرکار کی وہ پالیسیاں جو ملک اور عوام کے لیے نقصان دہ ہیں یا ان کے لیے مفید نہیں ہیں، انہیں عوام کے سامنے رکھنا میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کا ایک اپنا الگ مقام ہے جسے بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا غلامی کے فندے سے باہر نکلے اور سچائیوں کو پروموٹ کرے۔ پروپیگنڈے پھیلانے سے میڈیا کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوا۔ ہمارا ملک صرف اکنومیکلی، سوشلی یا پولیٹیکلی کرائسس کا سامنا نہیں کر رہا ہے، بلکہ میڈیا کرائسس سے بھی دوچار ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک کے میڈیا کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے مذہبی منافرت کو بھڑکایا جاتا ہے، لوگوں کے دھیان کو اہم اور اصل مدوں سے بھٹکایا جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب کبھی کوئی پردرشن ہوتا ہے تو سرکار یہ جواب دیتی ہے اور میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار اور میڈیا دونوں کا دعویٰ تھا کہ NRC اور CAA ہندوستانی عوام کے لیے بہتر ہے اور ان کے حق میں، لیکن جب پورے ملک میں شاہین باغ کی طرح عورتوں نے دھرنا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں عورتوں نے سڑکوں پر آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اس کے خلاف ہیں، یہ بھارت کے لوگوں کے لیے یہ قانون مفید نہیں ہے، تو کہا گیا ہے کہ ان عورتوں کو بھڑکا دیا گیا ہے اور انہیں گمراہ کیا گیا ہے۔ بعد میں کہا گیا کہ انہیں پیسے دے کر ہائر کیا گیا ہے۔ ٹرپل طلاق کے معاملے میں پورے ملک میں خواتین نے احتجاج کیا تھا، تو بھی یہی کہا گیا کہ مہیلاؤں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو قانون ان کے بھلائی کے لیے ہے اس کے خلاف زبردستی انہیں سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ قانون عورتوں کی ہی حفاظت اور بھلائی کے لیے لایا گیا ہے۔ لیکن جب عورتوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بل ان کی زندگی تباہ کر دے گا، اور بہت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عورتوں نے دستخطی مہم میں حصہ لیا اور ساری عورتوں نے اپنے انٹرویو ریکارڈ کرائے، تو پھر بھی یہی کہا گیا کہ انہیں 500 روپے دے کر کرائے پر لایا گیا ہے۔ کیا واقعی ہندوستانی عوام کو اس قدر جاہل اور ان پڑھ سمجھا جاتا ہے کہ جب جس کا جی چاہے انہیں گمراہ کر دے اور ان کے فائدے کی چیزوں کو بھی ان کے لیے خطرہ بتانے میں کامیاب ہو جائے؟ بالکل یہی معاملہ کسانوں کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ کسانوں کو گمراہ کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسان خالصتانی تحریک سے وابستہ ہیں اور بہت سارے لوگ خالصتانی تحریک کے وہ کسانوں کے پردرشن میں شامل ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہیں انٹرنیشنل طاقتیں جو بھارت کے خلاف ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں۔ میڈیا نے بہت سارے ایسے ویڈیوز چلائے، ایسے کلپس چلائے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا اور یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کسان واقعی خالصتانی تحریک سے وابستہ ہیں، حالانکہ وہ کسان جو غربت اور بھوکمری کا شکار ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں، سرکار سے اپنی مانگیں رکھ رہے ہیں، وہ کبھی بھی کیا اس طرح کے خراب اور اس طرح کی دیش ویرودھی تنظیموں سے وابستہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہ ساری باتیں تھیں جن کو سوچنا چاہیے اور میڈیا کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ دیش کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے یا پھر اس سے دیش کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے کسی اہم موضوع پر انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، بہت بہت شکریہ۔